ग्रामीण सब क्यों प्रेजेंट कर रही है? A very good morning to all of you. I welcome you all in our fifth technical session Good morning, ma'am. of 5 days national workshop on instrumentation organized by Department of Botany in association with IQACS. Our today's guest speaker is Dr. Priyanka Singh from Department of Chemistry, Government Digvijay Autonomous PG College. And her topic of lecture is centrifuge and electrophoresis. For her introduction, I would like to invite Mr. Prabhat Kumar Bes. Welcome, Prabhat. थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के 5वें टेक्निकल सेशन में आप सभी को स्वागत है। तो आज के हमारे मुख्य स्पीकर हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम। ये मैम अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट दिग्विजय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पदस्थ हैं। मैडम ने अपना ग्रेजुएशन 2008 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से, एमएससी 2010 में, एमफिल 2011 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में पूर्ण किया है और मैडम ने अपना पीएचडी 2015 में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में कंप्लीट किया है। मैडम का जो पीएचडी का जो टाइटल था वो था एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर एंड कन्फॉर्मेशनल एस्पेक्ट ऑफ डीएनए बाइंडिंग ऑफ नेप्थेलिन हाइड्रोक्सिमिन एसिड। मैडम का अगर हम कार्यानुभव देखें तो मैडम का टीचिंग एक्सपीरियंस देखें तो उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में कृपया सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। मैम का वर्क एक्सपीरियंस बता रहा था। मैम ने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस की जो शुरुआत जो होती है वो सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में अंडर यूजीसी टीचर फेलोशिप के रूप में गवर्नमेंट वीवाईटी ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज दुर्ग में स्टार्ट किया था जनवरी 2015 से जुलाई 2016 तक। उसके बाद मैम का साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री में इनका पदस्थ हुए और इन्होंने यहाँ पर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक यहाँ पर वे पदस्थ थे। फिर इनके बाद इन्होंने लेक्चर केमिस्ट्री में पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनका पदस्थ होता है और मार्च 2017 में ये 2017 से अगस्त 2017 तक यह पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में पदस्थ थी। उनके बाद सितंबर 2017 में मैम का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होता है और इस तरह वर्तमान समय में मैम अभी दिग्विजय कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कायम है। मैडम का पब्लिकेशन की अगर बात करें तो मैडम ने रिसर्च पेपर टोटल उनकी संख्या 8 है। मैडम की बुक पब्लिश 8 भी है। कृपया सभी माइक म्यूट रखेंगे भाई, सभी कोई माइक अपना ऑन नहीं रखेगा। मेंबर ऑफ एकेडमी की बात की जाए तो मैम डीएनए सोसाइटी केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप है। अगर मैडम की अवार्ड की बात की जाए तो मैडम को पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी 2011 से 14 तक और मैडम ने 12th सीजी छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी 2014 को भी इन्होंने प्राप्त किया है और मैडम ने अभी वर्तमान समय तक बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं और मैम ने नेशनल वर्कशॉप आयन एनालाइज पर 19 जुलाई 2018 को उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे और उन्होंने
को कन्वीनर के रूप में इस कार्यक्रम को कंप्लीट करवाए थे। और मैडम का अब तक पेपर प्रेजेंटेशन 23 है और उनका वर्कशॉप में 19 है, और उन्होंने बहुत सारे जो वर्कशॉप है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस सर तरह से आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू। Thank you very much, Chetna ma'am and Prabhat sir. Uh, Good morning, good afternoon to all the organizing committee members, all the attendees of this national workshop. तो मेरा टॉपिक है आज के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या है? Centrifugation is the technique of separating components with the centrifugal force or acceleration causes denser molecules to move towards the periphery while less dense particles move towards the center. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर है और एक पार्टिकल है जो इस सेंटर से अटैच्ड है और एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो वो ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो डेंसर मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका घनत्व तो ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स किनारे की तरफ चले जाते हैं और जिनका डेंसिटी कम है वे पार्टिकल सेंटर की तरफ केंद्र की तरफ चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंटर से अटैच्ड एक पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है तो डेंसर मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे? पेरिफेरी की ओर, और लाइटर मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे? सेंटर की ओर। The process of centrifugation relies on perpendicular force created when a sample is rotated about a fixed point. तो जब किसी सैंपल को इस फिक्स पॉइंट से जब इस सैंपल को रोटेट किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो कि इस प्रकार से है उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो दे कैन रेज क्वेश्चन। मैम स्टार्टिंग वाला स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड एक बार और मैम। ओके, आप देखिए ये सेंटर है, ठीक है, इससे एक पार्टिकल अटैच्ड है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, गोल गोल घूम रहा है। तो दो प्रकार के फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर कार्य करेंगे, सेंटर से अटैच्ड पार्टिकल के ऊपर। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के ऑपोजिट साइड बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल का उससे परपेंडिकुलर होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? जी मैम। अब ये जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा तो जो डेंस मॉलिक्यूल्स होंगे वो किधर जाएंगे? किनारे की ओर जाएंगे, और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी घनत्व कम होगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो सेंटर की ओर प्लेस हो जाएंगे, मूव करेंगे। तो जब रोटर स्पिन करता है, जैसे पिछले डायग्राम में आपने देखा रोटर स्पिन करेगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करेगा, जो ज्यादा भारी मॉलिक्यूल्स है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे? अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर जो है उससे दूर जाएंगे कौन से पार्टिकल्स? जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जबकि डेंसिटी कम वाले पार्टिकल सेंटर की ओर मूव करेंगे। जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है सेंटर से दूर, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सिस है, उससे दूर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो जब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बायन फोर्स, बायंसी, उत्प्लावन, बायन फोर्स से जब इस बायन फोर्स और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण का जो बल है, उससे वैल्यू ज्यादा हो जाती है किसकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो पार्टिकल क्या करेंगे? सेडिमेंट हो जाएंगे, यानी कि जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन का काम किया है, ये आपका सोल्यूशन था, तो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम में टेस्ट ट्यूब के, या जो भी आपने यूज किया है। जो इसका सुपरनेटेंट लिक्विड होगा, यानी जब पार्टिकल सेटल हो जाएंगे तो ऊपर एक लिक्विड देखने को मिलेगा, उस लिक्विड वो जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो ऊपर की ओर रहेगा, और जो पार्टिकल्स हैं वो पैलेट के फॉर्म में
आपके जो कंटेनर है उसमें नीचे सेटल हो जाएंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बायंसी फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब बायंसी फोर्स से ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस ये दिखाने के लिए कि दो फोर्सेस हैं, एक बायंसी फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बायंसी या फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे। इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें लिक्विड भी है और पार्टिकल्स भी हैं। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे धीरे धीरे, स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की ओर सेटल हो रहे हैं। और ये जो लिक्विड बच गया इसे क्या कहेंगे, सुपरनेटेंट कहेंगे, और ये जो पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए हैं उन्हें पैलेट कहा जाएगा। तो अब पॉइंट क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये फोरेंसिक साइंस में भी इसका बहुत यूज होता है, लेबोरेटरीज में भी, बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज वगैरह में भी इसका यूज होता है। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में पूरा ब्लड सैंपल लिया हुआ है, होल ब्लड है, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई या कुछ भी नहीं किया गया है। पर जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट जो है वो है आरबीसीज का, रिथ्रोसाइट्स, क्योंकि आरबीसीज पार्टिकल्स हैं, उनका डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे। उसके ऊपर देखने को मिलेगा प्लाज्मा, जो कि लिक्विड है, तो ऑब्वियसली सॉलिड की तुलना में लिक्विड की डेंसिटी, घनत्व कम होगा, तो ऊपर देखने को मिलेगा। और इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा बफी कोट, जो कि ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट से बना हुआ है। अब ये भी पार्टिकल्स हैं लेकिन इनकी डेंसिटी आरबीसी से कम है। तो ये समझ में आया? Yes, ma'am. जी मैम। Yes, ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आरसीएफ। तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन देख रहे हैं तो हमें रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की भी जरूरत होगी। ये अलग अलग सेंट्रीफ्यूग जो होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो मशीन्स यूज होते हैं उन्हें सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। तो उन सेंट्रीफ्यूज में जो रोटर्स हैं, उनकी रोटर्स की कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। तो ये आरसीएफ क्या है? रोटर के जो कंटेंट्स हैं, यानी रोटर और रोटर से अटैच जितने भी पार्ट होंगे उसके द्वारा कितना फोर्स महसूस किया जा रहा है रोटेशन के दौरान, वो कहलाएगा रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ये जो फोर्स है, it is the perpendicular force acting on the sample that is always relative to the gravity of the earth। तो जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा था उसके परपेंडिकुलर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसके परपेंडिकुलर ही काम करेगा। और इसकी जब वैल्यू आप देखेंगे तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में इसके रिलेटिव, इसके रिलेशन में ही यूज किया जाता है। द आरसीएफ ऑफ डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज कैन बी यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ रोटर। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अलग अलग सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के रोटर्स को कंपेयर करने के लिए आरसीएफ का यूज किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला जो है जी यहाँ पर जी फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आरसीएफ का यूनिट है जी फोर्स। जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। RCF is equal to 1.118 into 10 to the power minus 5 into R into RPM square। तो यहाँ पर R क्या है? R is the radius of the rotor in centimeters। ये जो R है उस रोटर, जो रोटर है, जो आपका मोटर है जो रोटेट करेगा, उसका रेडियस है R, और आरपीएम है उसी रोटर की स्पीड कि वो कितने रोटेशंस ले रहा है प्रति मिनट में, रोटेशंस पर मिनट। तो इस चीज समझ में आया होगा, जो रोटर है उसका रेडियस है R और वो रोटर प्रति मिनट में कितने रोटेशंस ले रहा है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है, ये क्या कहलाएगा? आरपीएम। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। आरसीएफ इज इक्वल टू 1.118 into 10 to the power minus 5 into R into RPM स्क्वायर। अब आप ये देखिए यहाँ पर R है, यानी RCF क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। RCF जो है, जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो रेडियस पे, जो रोटर का रेडियस है उसको डिपेंड करेगा। उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए डायग्राम है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ एक्सिस है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ एक्सिस से कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा RCF, वो इस सेकेंड पिक्चर की तुलना में कम होगा। यानी सेकेंड पिक्चर में जो RCF की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो रोटर है उसका रेडियस ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है जो कि किसी एक पार्टिकल को रस्सी या स्ट्रिंग के थ्रू, धागे के थ्रू या रस्सी के थ्रू पकड़ के घुमा रहा है, यहाँ पे भी, और फर्स्ट डायग्राम में भी और सेकेंड डायग्राम में भी। लेकिन यहाँ पर रेडियस कम है और यहाँ पे रेडियस ज्यादा है। तो RCF कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा आपको? सेकेंड डायग्राम में। क्यों? क्योंकि RCF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? रेडियस ऑफ रोटर से। समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, 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 ma'am. yes, ma'am. अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल, सेडिमेंटेशन यानी कोई पार्टिकल जब बॉटम में सेटल होता है, नीचे की तरफ जब जमा होने लगता है, सेडिमेंटेशन उस प्रोसेस को कहेंगे। तो उसका रेट किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूज के RCF पे, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, पार्टिकल के साइज पे। अगर 4-5 प्रकार के आप पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, तो जिसका साइज बड़ा होगा, जिसकी डेंसिटी बड़ी होगी, वो सबसे पहले सेडिमेंट होगा, यानी बॉटम में जाके बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। पार्टिकल की डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो सबसे पहले सेटल होगा, सेडिमेंट होगा। लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो वो आसानी से ऊपर सुपरनेटेंट में चला जाएगा, ट्यूब में। यहाँ पे पार्टिकल सेटल हो रहे हैं और ये आपका जो है सुपरनेटेंट लिक्विड है। तो अगर इसकी सुपरनेटेंट मतलब आपने जो सोल्यूशन में जो लिक्विड यूज किया उसकी डेंसिटी कम है, तो आसानी से सुपरनेटेंट में जा करके ऊपर चला जाएगा और पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे। तो लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है कितनी आसानी से, कितनी जल्दी होगा। लिक्विड की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी यानी श्यानता, जो लिक्विड है उसकी श्यानता कम होगी तो ये प्रोसेस जल्दी होगा, श्यानता ज्यादा होने पे प्रोसेस धीरे होगा। अब आता है सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है आपका, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन तो आप जान रहे हैं, कोई पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करने के लिए आपको क्या जरूरत होगी? एक मोटर की, जिस प्रोसेस को कंटिन्यू करे। ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा जो कि रोटेट करेगा। ये ड्राइव शाफ्ट है जो कि मोटर को कनेक्ट कर रहा है रोटर से, यानी मोटर और रोटर कनेक्टेड है। रोटर है जो रोटेट करने का काम करेगा, गोल गोल घूमेगा, और मोटर उसे ये फोर्स देगा कि वो घूम सके। ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा मोटर। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ड्राइव शाफ्ट। और रोटर के बाद ये जो पूरा सिस्टम है ये एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड होगा, जिसे कहेंगे प्रोटेक्टिव एनक्लोजर। और एक डोर होगा जिसके थ्रू आप अपने सैंपल को रोटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब्स हैं जिसमें आपको सैंपल डालना है। तो उसके लिए डोर भी है और इसी में आपको सैंपल्स को पुट करना है। इसके अलावा एक कंट्रोल पैनल होगा। कंट्रोल पैनल से आप जो भी आपका मशीन है उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और कितना आरपीएम अभी अभी हमने देखा, रोटेशन प्रति मिनट, रोटेशन पर मिनट, ये इसको भी सेट किया जा सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो आपको Yes, ma'am. इंस्ट्रूमेंट का कट अवे व्यू दिखाया गया है, यानी जो बॉक्स है प्रोटेक्टिव एनक्लोजर के अंदर क्या क्या सिस्टम है। ये स्विच है उसकी मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यस, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 3 प्रकार से आप देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का या सेंट्रीफ्यूजेस का। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन स्पीड, यानी स्पीड कितना है उसके आधार पे सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज जो है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होगा, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा स्पीड। नाम से ही क्लियर है, लो स्पीड धीरे चलेगा, हाई स्पीड उससे तेज, और अल्ट्रा स्पीड की तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी। रोटर पे बेस्ड, अभी हमने देखा जो मशीन का जो पार्ट जो घूमेगा इस प्रोसेस के दौरान वो कहलाता है रोटर। तो रोटर के बेस पे आपके सेंट्रीफ्यूज 3 प्रकार के होंगे, एक है फिक्स्ड एंगल, दूसरा है वर्टिकल और तीसरा है स्विंग आउट। तो धीरे धीरे हम सभी को देखेंगे। टेक्निक के आधार पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन क्लासिफाई होता है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट।
आगे क्लियर हो जाएगा ये सारा पॉइंट। तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पीड। तो सबसे पहला है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। इसकी स्पीड कम होगी ऑब्वियसली। ये जो ट्रेडिशनल स्पीड कम है यानी ये आपको चीप मिलेगा, सस्ते में मिल जाएगा। जो लैब के नॉर्मल काम होंगे उसको करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज है। कॉमनली इसी का यूज किया जाता है जो सिंपल लेबोरेटरीज है, बीएससी एमएससी या सिंपल यूरिन ब्लड वगैरह के सेपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और इसका जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 4000 to 5000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट हो सकता है। ये रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाता है। इस कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। इसका भी रीजन है कि रोटेशन की स्पीड कम होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज में महंगे होते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी बड़ी लेबोरेटरीज में देखने को मिलते हैं। बायोकेमिकल एप्लीकेशंस हैं इनके। 15,000 से 30,000 आरपीएम तक इनका रोटेशन का स्पीड होगा। अब इतना हाई रोटेशन स्पीड होने की वजह से हीट जनरेट होता है, तो उस हीट जनरेट जो होगा सिस्टम में उसे कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल दोनों इसमें अवेलेबल है। स्पीड कंट्रोल तो खैर इसमें भी अवेलेबल था, स्पीड कंट्रोल इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपको टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलेगा। और सोफिस्टिकेटेड काम है, बायोकेमिकल एप्लीकेशन है, हो सकता है कभी 25 डिग्री पे आपको काम करना पड़े, कभी 30 डिग्री पे काम करना पड़े, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल भी इसमें अवेलेबल होगा। अल्ट्रा स्पीड सेंट्रीफ्यूज ये बहुत ही अच्छा उम्दा दर्जे के सेंट्रीफ्यूज में आएगा। इसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे राइबोसोम, प्रोटीन और वायरसेस को भी अलग किया जा सकता है, सेटल किया जाता है, सेडिमेंट कर सकते हैं। 1.5 लाख 1,50,000 तक का इसका आरपीएम स्पीड हो सकता है। इस सेंट्रीफ्यूज में रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब ये इतनी ज्यादा स्पीड में रोटेट करेगा रोटर तो हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट प्रोड्यूस को कंट्रोल करने के लिए इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। आई थिंक ये वाला क्लासिफिकेशन सबको इजीली समझ में आया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है बेस्ड ऑन रोटर, फिक्स्ड एंगल, वर्टिकल और स्विंग आउट। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड एंगल रोटर सेंट्रीफ्यूज। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फिक्स्ड एंगल जो रोटर है इसमें जितने भी ये आपके सैंपल को या क्यूबिट को होल्ड करने के लिए या जो भी आपके पेंड ऑफ ट्यूब्स हैं उनको होल्ड करने के लिए ये होल्डर्स हैं, सैंपल होल्डर्स हैं। तो ये आपके रोटर से एक फिक्स एंगल पे देख सकते हैं आप, इनका एक फिक्स एंगल है। अगर ये रोटर है, क्लियर कर दूं मैं एक बार, ये आपका रोटर का सेंटर है और आप इसकी अगर बात कर रहे हैं तो एक फिक्स एंगल पे अटैच्ड है सारे के सारे। आप देख सकते हैं एक फिक्स एंगल पे सारे के सारे अटैच्ड हैं रोटर से। और जब रोटेशन होगा तो इनका जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। 23 to 38 डिग्रीज, लगभग 23 to 38 डिग्रीज का एंगल इनका बनता है रोटर से या सेंटर ऑफ एक्सिस से। और ये हायर स्पीड पे रोटेट करने के लिए यूज होता है। देखिए जब हाई स्पीड पे रोटेट होगा तो ये फिक्स्ड है, तो ये टूट के बाहर नहीं आएंगे। अब आगे जो हम दूसरे टाइप्स देखेंगे उसमें हो सकता है कि जब स्पीड बढ़ाया जाए तो कुछ डैमेज हो सकता है। यहाँ पे वो डैमेज नहीं होगा क्योंकि जितने भी सैंपल होल्डर्स हैं अपने पोजीशन पे फिक्स है, इसीलिए इनका हाई स्पीड पे यूज किया जाता है। ये पैलेटिंग एप्लीकेशन बैक्टीरिया और यीस्ट यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया और यीस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं उनको पैलेट या सेडिमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका स्विंग आउट रोटर सेंट्रीफ्यूज। स्विंग आउट रोटर सेंट्रीफ्यूज सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं क्या है। ये आपका रोटर है सेंटर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बकेट्स अटैच्ड हैं। ठीक है, दिख गया सभी को? अब ये जो बकेट्स अटैच्ड हैं इनके अटैचमेंट को आप ध्यान से देखिए, इनका अटैचमेंट फिक्स नहीं है। जब रोटर शांत है तो ये इस तरीके से खड़े हैं और जब रोटर मूव करेगा तो ये स्विंग आउट करके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। बात समझ में आई? Yes, ma'am. सब
फैल जाएंगे, Yes, अपने ma'am. पोजीशन से हट जाएंगे, इसीलिए स्विंग आउट रोटर कहा जाता है। जैसी स्विंगिंग होगी, रोटर चलने लगेगा, वैसे ही ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो स्विंग आउट। स्विंगिंग होने के दौरान ये बकेट्स बाहर आ जाएंगे। तो ये जो ट्यूब्स हैं, जो सैंपल होल्डर ट्यूब्स हैं, वो कहाँ पे रखे गए हैं? बकेट्स में रखे गए हैं। और ये बकेट्स रोटर से फिक्स नहीं है, इनका एंगल फिक्स नहीं है, जुड़े हुए हैं लेकिन एंगल फिक्स नहीं है। तो जैसे स्पिनिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा? ये बकेट्स स्विंग आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं वर्टिकल है, जब रोटेशन होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हॉरिजॉन्टल एंगल पे आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ रोटर इजंट एज यूजफुल इन पैलेटिंग। पैलेटिंग एप्लीकेशन में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि पैलेटिंग के लिए आपको स्पीड ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन सॉल्यूशंस के सेपरेशंस में, जिनमें ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स का यूज़ है, यानी आरपीएम जिसमें आपको कम रखने की ज़रूरत है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है वर्टिकल रोटर सेंट्रीफ्यूज। ये रोटर है और ये सैंपल होल्डर्स हैं आपके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैंपल होल्डर्स है फिक्स है रोटर से, ये मूव नहीं करेंगे। ये पूरे ये जो अटैचमेंट है फिक्स अटैचमेंट्स हैं। पर यहाँ रोटर के कंपैरिजन में इनका जो एंगल है, सैंपल होल्डर्स का एंगल, सारे के सारे कैसे हैं? देख सकते हैं आप, वर्टिकल है। Vertical. इस वजह से ये वर्टिकल रोटर सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। इसमें आप देखेंगे, अगर आपका सैंपल यहाँ रखा हुआ है, जब स्विंग आउट बकेट आप यूज कर रहे थे तो स्विंगिंग इधर हो जा रही थी और आपका सैंपल यहाँ मौजूद था, तो रोटर से डिस्टेंस ज्यादा था। बट अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपका सैंपल यहीं है, यहाँ है, रोटर से इसका डिस्टेंस कम है। रोटर से डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखने को मिलेगा रोटर के केस में, और फास्टेस्ट रन टाइम है, यानी बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देगा और इसका रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। रन के दौरान वर्टिकल है, फिक्स है, ये फिक्स है, इसलिए इनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये वर्टिकल खड़े रहेंगे। ये बेस्ट रोटर नहीं है पैलेटिंग के लिए, यानी सेडिमेंटेशन, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के सेडिमेंटेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो इनका डिस्टेंस कम है ना, ऑब्वियसली डिस्टेंस कम होने की वजह से, रोटर से डिस्टेंस कम होने की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब टेक्निक के आधार पे, यानी कौन सा टेक्निक आप यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पहला है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या डिफरेंशियल पैलेटिंग। फिगर से आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स बड़े हैं, फिर रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, फिर ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं और फिर ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिया, उसे आपने सेंट्रीफ्यूज किया, फर्स्ट स्टेप। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो बड़े साइज के ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो गए। तो जो सुपर नेटेंट है उसको आपको लेके जाना है, सेकेंड टाइम सेंट्रीफ्यूज करना है, तो फिर जो सेकेंड लार्ज पार्टिकल्स थे रेड कलर के वो सेटल हो जाएंगे। फिर सुपर नेटेंट को आपको थर्ड टाइम सेंट्रीफ्यूज करना है, तो फिर ब्लू वाले जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोसेस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सबसे कॉमन टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन है जो यूज किया जाता है। इसमें होमोजेनेट तो सब समझ रहे होंगे बायोलॉजी में, जो सैंपल है उसका सोल्यूशन बना लेना है, होमोजेनस सोल्यूशन। तो जब उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है कांस्टेंट फोर्स पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे ये प्रोसेस में किया जाएगा, तो आपको सेडिमेंट देखने को मिलेगा। सेडिमेंट किसका देखने को मिलेगा? जो सबसे डेंस, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो आपको सेडिमेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और ऊपर का जो लिक्विड होगा वो कहलाएगा सुपरनेटेंट। फिर जो सुपरनेटेंट है यानी ओवरलेइंग सोल्यूशन सुपरनेटेंट, उसको सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में आपको ट्रांसफर करते जाना है और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। फिर आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसे डायग्राम से पहले समझते हैं हम लोग। जो आपका
सोल्यूशन है, पार्टिकल आप ऑब्वियसली सोल्यूशन में क्या होगा, आपका एक लिक्विड होगा और आपका पार्टिकल, पार्टिकल कौन से होंगे, पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आपको सेपरेट करना है। तो जो सोल्यूशन है उसमें जो लिक्विड यूज होगा, जो सॉल्वेंट यूज होगा, उसकी अलग अलग डेंसिटी आप देख लीजिए यहाँ पे 1.7 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1.6 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml, 1.3, 1.2, 1.1 ग्राम पर ml। इस प्रकार से अलग अलग डेंसिटी किसकी, उस लिक्विड की जिसमें आपको सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की बोल सकते हैं, अलग अलग डेंसिटी पहले प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि सुक्रोज के साथ भी इसको प्रिपेयर किया जाएगा, तो सॉल्वेंट अकेले बोलना सही नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन, अलग अलग डेंसिटी के लेयर्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉल्यूशन में अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स आपको दिख रहा है, प्रिपेयर कर लिया, फिर उसमें आपने सैंपल ऐड कर लिया ऊपर की तरफ। अब ये सैंपल सेटल होगा सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी आप करेंगे तो पार्टिकल्स किधर सेटल होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ सेटल होंगे, ठीक है। तो जिस पार्टिकल की डेंसिटी जितनी होगी वो उसी सेक्शन में सेटल होगा। मान लीजिए आपने दो पार्टिकल यूज किया है, एक की डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर ml और एक की है 1.7 ग्राम पर ml। तो जो पहला पार्टिकल है वो इस लेवल में आके सेटल हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। दूसरा पार्टिकल इस लेवल में आके सेटल होगा और उसके नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर से एक बार आपको समझा देते हैं कि आपको क्या करना है, सोल्यूशन की अलग अलग डेंसिटी की परतें, लेयर्स बना लेनी है। जो कि दिख रहा है उसके ऊपर सैंपल डाल देना है, फिर सैंपल के पार्टिकल्स उस जोन में जाके सेटल होंगे जिनसे उनकी डेंसिटी मैच होगी। इसकी डेंसिटी इससे मैच हो रही है, इसकी डेंसिटी इससे मैच हो रही है, तो अपने डेंसिटी वाले लेवल में जाके पार्टिकल सेटल होगा। अब देखते हैं थियोरेटिकली क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंतर्गत। बैंड या ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी इसे कहा जाता है। सबसे पहला डेंसिटी ग्रेडियंट में पहला टाइप है रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें एक और टाइप देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम रेट जोनल देख रहे हैं। तो रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को बैंड या ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। पार्टिकल का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जितना होगा वो उसी लेवल में जाके सेटल होगा। इसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट यानी अलग अलग डेंसिटी के लेवल्स बनते हैं। जैसे सुक्रोज का यूज किया, सुक्रोज का सोल्यूशन ले लिया, सबसे पहले थिक या हाई डेंसिटी वाला सुक्रोज सोल्यूशन डाला, फिर लेस डेंसिटी का डाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम वाला डेंसिटी का सुक्रोज सोल्यूशन डाला। तो इससे क्या हो जाएगा, सुक्रोज सोल्यूशन के लेयर्स बन जाएंगे, अलग अलग लेयर्स, और जिससे डेंसिटी मैच होगी पार्टिकल की उस लेवल में जाकर के वो सेटल हो जाएगा। सैंपल, अगर इस सुक्रोज सोल्यूशन के ऊपर हम प्रोटीन का सैंपल डालते हैं तो फिर क्या होगा, जो प्रोटीन सेडिमेंट है किस प्रकार से सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे सुक्रोज के जिस लेवल से उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मैच होगा वो वहां पे जाके सेटल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपका ट्यूब है उसके बॉटम में एक छेद, एक होल बनाना है और आपके जो सैंपल्स हैं उसको धीरे धीरे सोल्यूशन के साथ कलेक्ट करते जाना है। इसको अलग कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है, इसको अलग कंटेनर में, और ये वाले को अलग कंटेनर में कलेक्ट करना है। समझ में आया? यस मैम। हम उसको अलग अलग हाइड्रोपिक कैसे करेंगे? अलग अलग ऐसे करेंगे बेटा, जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपको एक छेद बना देना है, तो क्या होगा, आपका सोल्यूशन नीचे सेटल होने लगेगा, नीचे बहने लगेगा। तो जब बहेगा तो पहला सैंपल आपको ये कलेक्ट कर लेना है, फिर कंटेनर बदल देना है, फिर दूसरा सैंपल इसको कलेक्ट करना है, फिर बदल देना है कंटेनर, और तीसरा इसको कलेक्ट करना है। तो आपको तीनों पार्टिकल्स अलग अलग मिल जाएंगे। एक ही Yes, होल ma'am. पे मैम? एक ही ट्यूब में छेद किया, जब इतना सोल्यूशन यस मैम। निकल गया तो कंटेनर बदल दो ना, फिर दूसरे कंटेनर में ये वाला आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ये पार्ट खाली हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, दूसरे यस कंटेनर में मैम। कलेक्ट करना है और इसको तीसरे में कलेक्ट करना है। सेपरेशन मैम कर रहे हैं ना बेसिकली इस प्रोसेस का यूज क्यों किया जा रहा है, देखो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं, 3-4 प्रकार के, उससे ज्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं, मिक्स है।
अब आप हाथ से इसको चुन चुन के तो अलग नहीं करेंगे, तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इसका बेसिकली यूज सेपरेशन के लिए या सेडिमेंटेशन के लिए है। समझ में आया? यस मैम। मैम किसी पार्टिकल की डेंसिटी अगर मैच ना हो हम लोग के ट्यूब से, तो फिर कैसे करेंगे? देखो एक रेंज का लेते हैं डेंसिटी, और अगर मान लो उस रेंज में डेंसिटी नहीं है, उससे ज्यादा डेंसिटी है, तो सबसे नीचे जाके सेटल हो जाएगा ना। डेंस जो सबसे डेंस लेयर है उससे भी नीचे चला जाएगा, एकदम बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। और अगर डेंसिटी कम है तो वो उसमें मूव ही नहीं करेगा, सबसे टॉप में रहेगा, है कि नहीं? यस मैम। अब सेकेंड टाइप ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन है आइसोपिकनिक। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि सैंपल को ट्यूब में लोड किया। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको समझा दूं, इसमें भी ग्रेडियंट्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए सुक्रोज सोल्यूशन का यूज ना करके सीजियम के सॉल्ट का यूज किया जाता है। सैंपल को ट्यूब में ऊपर डाला जाता है। यहाँ देखते हैं कैसे बनाया जा रहा है। सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल and cesium salt is uniformly distributed in a centrifuge tube and rotated in ultracentrifuge. Under the influence of centrifugal force, the cesium salt redistribute to form a density gradient from top to bottom. हम क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल सैंपल है, बैक्टीरिया के सैंपल्स हैं यदि, या ब्लड का सैंपल है, सेपरेट करना है, तो बायोलॉजिकल सैंपल और सीजियम सॉल्ट उन दोनों का मिक्सचर लेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में से डाल देंगे। क्या डाला हमने? बायोलॉजिकल सैंपल जो सेपरेट करना है और सीजियम का सॉल्ट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल दिया। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा, यानी रोटेशन जब चलेगा, तो सीजियम सॉल्ट क्या करता है, पूरे के पूरे ट्यूब में डेंसिटी के हिसाब से फैल जाता है, और या आप कह सकते हैं कि वो टॉप टू बॉटम एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना देता है। यहाँ डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? सीजियम के सॉल्ट का। अब ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया है, तो जो आपके बायोलॉजिकल सैंपल के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी ग्रेडियंट के हिसाब से सेटल हो जाएंगे, जैसे पिछले प्रोसेस में सेटल हुए थे। यहाँ समझ में आया आपको? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पिछला प्रोसेस था उसमें आपने पहले से डेंसिटी ग्रेडियंट बना दिया था, इस प्रोसेस में आपको सीजियम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है, जो कि प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के दरमियान लेयर्स बनाएगा, अलग अलग डेंसिटी का ग्रेडियंट लेयर बनाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। जब आप सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। तो यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे हैं, तो जब सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है तो बेसिकली क्या प्रिकॉशन होने चाहिए? सेफ्टी गॉगल, चश्मा लगाना है। क्योंकि देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, मशीन बहुत तेजी से रोटेट करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी पार्ट रोटेशन की वजह से बाहर की ओर फेंके, तो आपकी आंखों को प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए। प्लस आप सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं इसलिए भी जरूरी है। फेस शील्ड, अब तो फेस शील्ड का मतलब सभी को पता है, ग्लव्स हो गए, गॉगल्स, फेस शील्ड, कोरोना के टाइम सबको इसका मीनिंग पता ही है। तो जो मशीन जब आप रखते हैं तो लेवल में होना चाहिए, एक बराबर सतह होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा, ऐसा उटपटांग सतह पे आपको नहीं करना है, नहीं तो जो मशीन है डिसबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, और जो भी है डिजास्टर हो सकता है। ट्यूब रोटर जो है वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगा तो पूरी मशीन खराब हो जाएगी। जब भी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, लिड बंद रखें। सबसे सिंपल एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन का सभी के घर में होगा, मिक्सी। मिक्सर सब यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. जब जैसे किसी ने यूज किया होगा, बिना ढक्कन लगाए मिक्सी चलाने पे क्या होता है? फैल जाता है पूरा, सब चीज बाहर बाहर आ निकल जाता जाता है, आपकी आंख में भी आएगा, चेहरे में भी आएगा, सब चीज आएगा। तो खैर मिक्सी में तो आप मसाला पीसते हैं, टमाटर पीसते हैं, है ना, इस तरह की चीजें पीसते हैं। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर लोहा, लक्कड़ और दुनिया भर का सामान होता है। जब वो लिड के बिना आप कर रहे हैं तो सैंपल एक तो आएगा ही, और अगर मशीन में प्रॉब्लम हुआ तो मशीन के कई पार्ट्स भी आ सकते हैं। इसलिए इन चीजों की जरूरत है, और सेफ्टी के साथ उसे बैलेंस्ड पोजीशन में रखना है, प्लस लिड बंद करके, ढक्कन बंद करके ऑपरेट करना है। जब आप देखते हैं कि आपकी मशीन शेक कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है, तो आपको पावर बंद कर देना है।
वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो कभी कभी जैसे आप लोग घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो कभी कभी वो बहुत तेजी से मूव करने लगता है, बहुत ज्यादा हिलने लगता है, ऐसा कभी देखा है किसी ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तब क्या करते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, इधर उधर टकरा के आपका मशीन खराब हो जाएगा। तो जब स्पिन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो उसे मूव नहीं करना है। सेम जैसे वॉशिंग मशीन चल रहा है तब आप उसको उस पोजीशन से नहीं हटाते हैं। तो देखो ये है एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सेंट्रीफ्यूज है जो कि नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन ये जो बताए हुए प्रिकॉशंस यदि फॉलो नहीं होते हैं तब के केस में ये मशीन देखिए आप, कितना अंतर है। पहले केस में सुंदर सा मशीन है, दूसरे केस में एक डिजास्टर है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो ऐसा ना देखने को मिले, ऐसे सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। तो आई थिंक सेंट्रीफ्यूगेशन में बचा है एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आप एग्जांपल्स में प्रोसेस में देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, कोशिका के, उनको अलग करने के लिए यूज होता है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन भी सेपरेट किए जा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस भी सेपरेट किए जा सकते हैं। मेम्ब्रेन के वेसिकल्स का फ्रैक्शनेशन, तोड़ना भी, फ्रैक्शनेशन भी होता है मेम्ब्रेन के वेसिकल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स का और कॉम्प्लेक्सेस का भी फ्रैक्शनेशन किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है, जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू के सेल्स हैं, फिर इसको होमोजेनाइज किया जाएगा तो एक सोल्यूशन आपको मिलेगा, होमोजेनेट कहेंगे उसे। फिर उसे 1000 G पे 10 मिनट्स के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। तो आपको पहला पैलेट जो मिलेगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई और सेल्यूलर डिब्रीज, जो कचरा होगा सेल का, वो आपको मिलेगा। फिर स्पीड बढ़ा के, टाइम बढ़ा के आप उसको सुपरनेटेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल है ये, आप क्लियरली समझ सकते हैं इसको। तो जब सुपरनेटेंट ट्रांसफर कर रहे हैं और स्पीड बढ़ा के और टाइम तक के जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फिर सुपरनेटेंट को ट्रांसफर करना है, स्पीड फिर बढ़ा देना है और टाइम फिर बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोजोम्स। फिर इसको सुपरनेटेंट ट्रांसफर कीजिए ट्यूब में, और ज्यादा फोर्स के साथ और अधिक टाइम के लिए जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम। सबसे पहले क्या मिला, न्यूक्लियाई और सेल्यूलर डिब्रीज, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फिर माइक्रोसोम्स और फिर लास्ट में राइबोसोम्स। तो एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा आपको? जी मैम। हाँ बोलो। हम चलो, इसमें सेल जो है डेड हो जाएंगे ना, कि मतलब लाइव रहेंगे? सेल्यूलर डिब्रीज मिलेगा भाई। देखो आप जब होमोजेनेट प्रिपेयर कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं क्या, नहीं, उनका होमोजेनेट प्रिपेयर किया गया है। तो सेल्स का डेथ, सेल तो टूटेगा बेटा, तभी तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम मिलेगा। ये सब सेल के अंदर है ना, सेल के साथ कैसे मिलेगा, सेल तो आपका टूटेगा। यस फूड मैम, जैसे कि इंडस्ट्री में इसका क्या एप्लीकेशन है? आ? बैक्टीरिया वायरस को हम लोग को सेंट्रीफ्यूज करना है तो वो डेड हो जाएंगे ना? वायरस तो डेड होता ही नहीं है बेटा। हाँ मैम, बैक्टीरिया तो डेड हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, अब ये तो रेफरेंस बुक्स में देखने को मिलेगा। खैर, फूड मैम एक इंडस्ट्री में क्वेश्चन जब आप मेरा इसके था। फूड इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। जी। क्लैरिफिकेशन एंड स्किमिंग ऑफ मिल्क, दूध साफ करने के लिए, और स्किमिंग यानी उसमें से स्किमिंग करने के लिए, क्रीम के एक्सट्रैक्शन के लिए, मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, केसिन के प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चीज प्रोडक्शन के लिए भी आप सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बिवरेजेस जैसे जूस हो गया, कॉफी, टी, वाइन, इनके प्रोडक्शन में भी सेंट्रीफ्यूज का यूज किया जाता है। फैट के प्रोसेसिंग के लिए भी सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। शुगर प्रोडक्शन में भी यूज होगा। इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, यूरिन और ब्लड कंपोनेंट्स के सेपरेशन में, इसे हमने पहले देख लिया है फिगर में। प्रोटीन के सेपरेशन में भी यूज होगा। वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपका मिक्सी भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज, इनका यूज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो इन सभी प्रोसेस में यूज होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस खत्म हुआ। सभी को समझ में आया? Yes, ma'am.
नेक्स्ट Yes, टॉपिक ma'am. इलेक्ट्रोफोरेसिस की ओर आगे Yes. बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी गुड आफ्टरनून मैम। मैम स्पिन कॉलम सेंट्रीफ्यूज, हाँ, मैम स्पिन कॉलम सेंट्रीफ्यूज में अपन फिल्टर करते हैं, सुपरनेटेड और पैलेट दोनों सेपरेट हो जाते हैं उस पे। जी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही वही है कि आपको एक सुपरनेटेंट मिलेगा और एक पैलेट मिलेगा। जी, लेकिन स्पेसिफिक जो स्पिन कॉलम एपेंड ऑफ जो टी रहता है हम्म, उसमें फिल्टर जो रहता है, फिल्टर में कुछ स्पेसिफिक रहता है क्या मैम वो? एक तो देखिए नॉर्मल अपन एपेंड ऑफ, स्विंग आउट जी रोटर की बात कर रहे हैं ना आप, स्विंग आउट रोटर। जी, स्विंग आउट एपेंड रोटर ऑफ टी में की, जैसे कि सपोज एपेंड ऑफ टी जो रहता है जिसमें फिक्स करते हैं अपन सेंट्रीफ्यूज में, तो एक जी स्पिन कॉलम सेंट्रीफ्यूज होता है, एपेंड ऑफ हम्म, होता है, सॉरी एपेंड ऑफ टी होता है वो। जी तो उसमें फिल्टर कुछ सेपरेट करने की किस टाइप का सेपरेट होता है मैम वो? प्रिंसिपल वही है उसका, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्टर की तो जरूरत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन में फिल्टर यूज नहीं होता है। आपने जी। सोल्यूशन डाल दिया है अपने अपेंड ऑफ ट्यूब में, उसे आप सेंट्रीफ्यूज के सैंपल होल्डर में डालेंगे, बैलेंस जी। करेंगे अपनी मशीन को, फिर ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन करेंगे, तो फिर कुछ वो तो ऑन समय हो के गई। बाद आपका हम्म। पैलेट अलग हो जाएगा, सुपरनेटेंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ फिल्टर तो है नहीं, जी सुपरनेटेंट को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं और आपको आपका पैलेट मिल जाएगा। जी। प्रोसेस के दौरान तो फिल्टर यूज नहीं हो रहा है, नहीं, बाद में एपेंड आप ऑफ टी कर बस कुछ सकते अलग हैं। आता है शायद। जी। अपेंड ऑफ, हाँ अपेंड ऑफ ट्यूब्स कई प्रकार के होते हैं। तो मैं उसमें नेक्स्ट एक टॉपिक की ओर स्पिन बढ़ूं। कॉलम टाइप का एक। ओके मैम, ठीक, थैंक यू ठीक, मैम। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, टाइम मेरे ख्याल से कम होगा अभी, ये टॉपिक बड़ा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो जब पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे, यानी जो प्लस चार्ज पार्टिकल है वो किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव पार्टिकल प्लस चार्ज की ओर, तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स का डिफरेंशियल मूवमेंट होगा। अगर डबल प्लस चार्ज है किसी के पास तो बहुत ही तेजी के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, एज कंपेयर टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज यूनिवेलेंट कैटायन। तो इसी के बेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ साइज का भी यहाँ पे यूज होता है, चार्ज, साइज, डेंसिटी। तो ये न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए यूज होता है। साइज और चार्ज के आधार पे सेपरेशन होगा। जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो एनायंस हैं, वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ। तो जो ये माइग्रेशन का प्रोसेस है, चार्ज पार्टिकल्स के माइग्रेशन का प्रोसेस है, या साइज के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर आप फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो तेजी से आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर पे भी ये सेपरेशन डिपेंड करता है। नेट चार्ज आपके पार्टिकल्स का, उनका साइज और उनका शेप, इस पे भी माइग्रेशन डिपेंड करेगा। जेल का कॉन्सेंट्रेशन, यदि आप जेल बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो उसका कंसेंट्रेशन यदि ज़्यादा होगा तो जो प्रोसेस होना है सेपरेशन का उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और अगर जेल का कंसेंट्रेशन कम है तो ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। बफर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? बफर जो है बेसिकली पीएच मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, तो पीएच या आप कौन से प्रकार का बफर यूज़ कर रहे हैं उस पर भी माइग्रेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है किसी पार्टिकल के द्वारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कुलाम्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा, F इज इक्वल टू जेड ई ई। तो यहाँ F है फोर्स जो पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के दरमियान एक्सपीरियंस हो रहा है। जेड ई क्या है? उसका चार्ज है। यहाँ पे जेड क्या होगा उसका? जेड ई चार्ज है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जेड ई चार्ज है। उसके बाद हम देखते हैं द विस्कस रेजिस्टेंस। अब पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कोसिटी, श्यानता, उसकी वजह से भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा पार्टिकल के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो विस्कस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है माइनस एफ वी। यहाँ पे एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फैक्टर है। तो ये जो विस्कस रेजिस्टेंस है और ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये विस्कस रेजिस्टेंस है और ये ड्राइविंग फोर्स है एफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं।
तो माइनस एफ वी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जेड ई ई, यानी माइनस एफ वी इज इक्वल टू जेड ई ई। इसके बाद आता है रेट ऑफ माइग्रेशन। मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ माइग्रेशन है v, जो पिछले फॉर्मूले में आपने v देखा था, यहाँ पे ये v, ये क्या है, रेट ऑफ माइग्रेशन। जो रेट ऑफ माइग्रेशन है v, पिछले फॉर्मूले से क्या निकलेगा, इज इक्वल टू ई क्यू बाय एफ। यहाँ पे v है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, e है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, q है मॉलिक्यूल का चार्ज और f क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स का फैक्टर, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की जो वैल्यू है म्यू, म्यू किस पे डिपेंड करेगा, म्यू इज इक्वल टू वी बाय ई। ये वी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अपॉन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ई क्यू बाय ई एफ, फाइनली क्या मिलेगा, क्यू बाय एफ। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है म्यू, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज बाय फ्रिक्शनल फैक्टर, चार्ज टू फ्रिक्शनल, चार्ज टू फ्रिक्शन रेशियो पर डिपेंड करता है। यानी पार्टिकल की जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, वो चार्ज टू फ्रिक्शन के रेशियो पे, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से मूवमेंट होगा, और फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी ही आसानी से सेपरेशन होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मोबिलिटी कम होगा। समझ में आया? समझ में आया? मैम एक बार फिर Yes, से बता। ma'am. देखो यहाँ ज्यादा समझने की जरूरत मैम नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हमको कोई लेना देना नहीं है। बस ये आपको फॉर्मूले में सबसे पहले ये देखिए कि जो फ्रिक्शनल जो आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स है, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा पार्टिकल को, वो है जेड ई ई। जेड ई उसका चार्ज है पार्टिकल का, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी जैसे पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, घर्षण का बल लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स पार्टिकल को मूव करने से रोकेगा। तो वो जो फोर्स है वो है माइनस एफ वी इक्वल टू एफ इक्वल टू जेड ई ई। अब जो रेट ऑफ माइग्रेशन है v, वो किस पर डिपेंड करता है, पिछले फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आता है ई क्यू बाय एफ। फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की वैल्यू है v बाय ई। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, q बाय एफ। यानी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, जो पार्टिकल का मूवमेंट है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज टू फ्रिक्शन का रेशियो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फैक्टर के। यानी चार्ज बढ़ेगा तो सेपरेशन इजी होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो सेपरेशन इजी होगा। ये समझ में आया? यस मैम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को बेसिकली दो प्रकार से सेपरेट किया गया है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंतर्गत आता है पेपर, थिन लेयर, जेल, और पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकेंड टाइप है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आता है कैपिलरी आइसोटेकोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर देख लेते हैं जो मेन दो टाइप बताए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि हम एक ऐसा बेस यूज करेंगे जिसमें हमको सैंपल जोन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। कई लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया भी होगा, देखा भी होगा। तो उसमें जैसे डीएनए सैंपल या कोई भी सैंपल जोन के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये जो बेस है आपका जेल होगा तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये बेस आपका पेपर होगा तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और अगर ये कांच का कोई लेयर है जिसके ऊपर पतली सी सिलिका की या किसी प्रकार की लेयर हो की गई होगी, जैसे क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। और जब यही इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सोल्यूशन में करते हैं, सोल्यूशन में किया जाता है यही इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वो क्या कहलाता है, मूविंग बाउंड्री। क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक बाउंड्री है, जेल हो, पेपर हो, या किसी थिन लेयर का यूज कर रहे हैं तो आपको बाउंड्री देखने को मिलता है। बट जब ये बाउंड्री ही ना हो, यानी जो भी आपका सेपरेशन है वो एक सोल्यूशन में किया जा रहा है, तो उसे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये मेजर डिफरेंस समझ में आया क्या?
मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया है, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। पर फिर भी मैं एक बार फिर से ये मेजर डिफरेंस आपको बता दूं, आपको एक बेस यूज करना है, जो कि हो सकता है जेल, पेपर या कोई थिन लेयर। उसके ऊपर जब आप सेपरेशन करते हैं तो आपको बैंड देखने को मिलेगा। ये जो बैंड है जोन के फॉर्म में दिखेंगे, जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसी चीज को आप किसी बेस पर ना करके किसी सोल्यूशन में सेपरेट करें, तो मान लीजिए आपके पार्टिकल यहाँ यहाँ सेटल होते हैं, तो क्योंकि ये सोल्यूशन है, इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ये मिक्स होते रहेंगे, इसलिए मूविंग बाउंड्री भी कहलाता है। चल के आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। बट क्या थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पर? वॉइस में अच्छा क्लीन। यस मैम। यस। नहीं आया ना बहुत अच्छे से? अभी आगे हम लोग देखेंगे, फिर समझ में आपको आएगा। तो सबसे पहले जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस से शुरुआत करते हैं। वॉइस तो जोन क्लियर नहीं आ रहा था इलेक्ट्रोफोरेसिस मैम। में एक सपोर्टिंग मीडिया यूज किया जाता है। आप इस सपोर्टिंग मीडिया में, अच्छा यहाँ तो खैर आगे समझेंगे उस चीज को। बेसिकली आप ये समझिए कि ये आपका सैंपल है, ठीक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसमें आपके पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सैंपल दोनों मौजूद हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे इसमें और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। समझ में आया? यस मैम। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, प्लस जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी सेपरेट होगा कम चार्ज वाले की तुलना में। तो बेसिकली पार्टिकल का सेपरेशन है, पार्टिकल का सेपरेशन करने के लिए टेक्निक यूज होता है। तो जब ये सेपरेशन किसी सपोर्टिंग मीडिया देखेंगे आगे टाइप्स में क्या क्या सपोर्टिंग मीडिया है। सपोर्टिंग मीडिया इलेक्ट्रोड्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इसका यूज किया जाएगा सेपरेशन और सैंपल के एनालिसिस में। सपोर्टिंग मीडिया जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो सकता है? पेपर हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल यूज कर रहे हैं तो ये क्या लाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल हो सकता है स्टार्च का बना हो, अगर का बना हो, या पॉलीएक्रिलामाइड। सबसे कॉमनली जो यूज होता है एगरोस जेल, अगार अगार, एगरोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड। इसका मेजर एडवांटेज ये है कि सपोर्टिंग मीडिया में जो आपका सैंपल सेपरेट हो गया है जोन के फॉर्म में आपको सेपरेट मिलेगा। यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ दूसरा पार्टिकल है, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। तो आपको एक जोन के फॉर्म में आपको पार्टिकल सेपरेट मिल रहा है, तो उसमें मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग की चांसेस कम है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि आपको जो भी सैंपल है उसके जोन्स मिलेंगे। आगे देखेंगे आप तो और क्लियर समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक है ये। तो क्योंकि आपको मिक्सिंग देखने को नहीं मिल रहा है सैंपल का, तो आप उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ज्यादा प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, आसानी से प्यूरिफाई हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा। तो मूविंग बाउंड्री की तुलना में ये बेहतर टेक्निक है। अब यहाँ पे जो भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे तो एक सोल्यूशन होगा, यहाँ आपके सैंपल्स मौजूद हैं, साथ ही साथ सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए जो यूज होता है वो कहलाता है बफर। बफर का यूज है पीएच मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ आप डायरेक्टली वाटर में अपना सैंपल प्रिपेयर नहीं करेंगे, बफर में करेंगे। बफर में करने से क्या होगा? पीएच मेंटेन रहेगा। और बफर का मेन काम क्या है? करंट को कैरी करना। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में करंट फ्लो भी तो होना चाहिए। तो करंट फ्लो करने के लिए यहाँ बफर का यूज किया जाता है। तो जो कॉमनली यूज बफर है वो है ट्रिस बोरेट ईडीटीए टीबीई, ट्रिस एसिटेट ईडीटीए टीएई, ट्रिस फॉस्फेट ईडीटीए टीपीई। ये मेनली यूज होते हैं डीएनए के एनालिसिस के लिए। आरएनए के लिए जो यूज होता है वो है मिक्सचर है सोडियम फॉस्फेट और 3N मॉर्फोलिनो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड MOPS, ये बफर यूज होगा। ये जो टेबल है इसमें अलग अलग बफर्स और उनके जो पीएच रेंज वो प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपको सेपरेशन 2.2 पीएच पे करना है तो आपको ये बफर यूज करना होगा, और सेपरेशन अगर 7.2 पीएच पे करना है तो ये वाला बफर आपको यूज करना होगा। ठीक है।
पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो सपोर्टिंग मीडिया हम जिस पे काम कर रहे थे, ये आपका पेपर है। ये इधर आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इसमें आपका फ्लो होगा। मेरे ख्याल से मुझे डायग्राम पहले दिखा देना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये है आपका एनोड, ठीक, ये है कैथोड। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। दिखा सबको? एक Yes, ma'am. कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये कंटेनर है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है कैथोड, एक इलेक्ट्रोड है एनोड, ठीक है। और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? बफर। बफर क्यों भरा जाता है? ताकि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके। फिर आपने एक पेपर यूज किया है जिसके ऊपर आपको सेपरेशन करना है। पेपर के ऊपर आप पेपर है, पेपर के ऊपर आप अपना सैंपल डाल दीजिए। फिर जब वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होगा, सैंपल डाल दीजिए, इधर एक इलेक्ट्रोड है, इधर एक इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होगा तो ये सेपरेट होंगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेंगे, सेपरेशन होगा इनका। तो ये है पेपर, ठीक। और पेपर को बफर में डुबोने के लिए, पेपर को बफर में डुबोने के लिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, विक का यूज किया जाता है। बाती, दिए में बाती यूज करते हो ना, वैसे ही। एक टैंक है जिसे कहते हैं बफर रिजर्वायर, इसमें भरा हुआ है बफर। ये एनोड है, ये कैथोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। पेपर है, पेपर को बफर में कांटेक्ट लाने के लिए विक का यूज किया गया है। यानी विक के थ्रू जो है आपका बफर पेपर में फ्लो करेगा, पेपर में बफर फ्लो करेगा। पेपर क्रोमैटोग्राफी तो सभी ने किया होगा। पेपर क्रोमैटोग्राफी में पेपर को आप क्या Yes, करते हैं, ma'am. लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड मूव करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोसेस है, बस ये है कि आप जब पेपर क्रोमैटोग्राफी करते हैं तो आप इलेक्ट्रोड का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं, तो सेपरेशन धीरे होता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेपर आपका डिप किया गया है बफर सोल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, ताकि सेपरेशन इजीली हो सके। अब यहाँ पे पेपर आपका कैसा है, लेटा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप है वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर आपको पेपर कैसे फोल्ड कर देना है, खड़ा कर देना है। यहाँ पे लेटा हुआ था पेपर और यहाँ पे आपका पेपर खड़ा रहेगा, तो ये कहलाएगा वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे आप और फिर देखिए, कंटेनर है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक, और ये आपका एक कंपार्टमेंट डिवाइडर है, और ये है आपका पेपर। यहाँ पे आपको डालना है सैंपल। सैंपल चाहे तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करे या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करे। तो जो भी सैंपल में पार्टिकल होंगे वो आपको सेंटर पे तो नहीं मिलेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक यहाँ मिल सकता है, एक यहाँ मिल सकता है, एक यहाँ मिल सकता है कि नहीं? तो अब समझ में आया जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको, तो एक जोन पे आपको सैंपल मिल रहा है, यहाँ एक जोन पे सैंपल मिल रहा है, आपको पेपर में से उसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। आगे और अच्छे से समझ में आएगा, इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, जैसे अमीनो एसिड या छोटे छोटे प्रोटीन्स के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, छोटा सा फिल्टर पेपर का टुकड़ा होगा, उसको बफर से भिगोया जाता है और उसके जो दोनों कोने हैं, यानी पेपर का एक कोना और दूसरा कोना बफर में डुबो दिया जाता है, तभी तो बफर फ्लो करेगा ना भाई। सैंपल को पेपर के सेंटर में स्पॉट कर देंगे, ठीक। फिर आप जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगा, चार्ज जब फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो ये जो वो सेंटर में आपने जो सैंपल डाला है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर स्टेनिंग टेक्निक का यूज करते हुए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक वैसा ही है जैसे आप पेपर क्रोमैटोग्राफी में करते हैं, बस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना होगा। पेपर क्रोमैटोग्राफी में आप कोई सोल्यूशन के थ्रू फ्लो करते हैं, यहाँ पे बफर का यूज किया गया है ताकि करंट फ्लो हो। समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम। मैम ये वीक क्या चीज है? विक, जैसे तुम लोग दिया जलाते हो तो उसमें बाती यूज करते हो ना, यस मैम। तो बाती क्या करता है, तेल को अब्सॉर्ब करता है और लौ तक के तेल को पहुंचाता है ना।
तो ये Yes, वही ma'am. है, यहाँ पे बिक के बजाय आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पेपर है, पेपर का एक किनारा और दूसरा किनारा बफर में आपका डूबा हुआ है। किनारे भी आप बोल सकते हैं, पेपर का एक एंड, पेपर को फोल्ड कर दिया गया, एक एंड इधर है और दूसरा एंड इधर है। तो विक यानी आपका जो बफर है उसको अब्सॉर्ब करके पेपर तक लेके जाएगा। जैसे दिए में बाती जो है तेल को अब्सॉर्ब करता है, लौ तक लेके जाता है। ये वर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है थिन लेयर। तो क्रोमैट आप इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। थिन लेयर में क्या करते हैं, एक थिन लेयर होगा सिलिका का, किसल गुड़ का, एल्यूमिना, किसी का भी, सिलिका, किसल गुड़, एल्यूमिना, इनमें से किसी भी चीज का आप ग्लास के प्लेट के ऊपर एक पतला सा लेयर बना लेंगे, ये क्या कहलाएगा, थिन लेयर, है ना। तो ये थिन लेयर, ग्लास के प्लेट के ऊपर एक थिन लेयर बना हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, एक साइड एनोड होगा, एक साइड कैथोड होगा। इसमें आप सैंपल प्लेस कर दीजिए सेंटर में, तो चार्ज के अकॉर्डिंग इस साइड या इस साइड मूव करेगा। जैसे पेपर में मूव कर रहा था तो वहां तो पेपर था, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, थिन लेयर यूज करना है। ये भी क्रोमैटोग्राफी में हो सकता है परफॉर्म किया हो आपने। इसमें ज्यादा अच्छा स्पीड देखने को मिलेगा, रेजोल्यूशन पेपर क्रोमैटोग्राफी या सॉरी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की तुलना में इसमें बेटर रेजोल्यूशन सेपरेशन मिलेगा। जनरली इलेक्ट्रोफोरेटिक क्रोमैटोग्राफिक स्टडी में इस थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोजाइलेट्स के लिए। ये समझ में आया ये वाला टेक्निक। जो पिछले टेक्निक में आपने पेपर यूज किया था उसकी जगह सिलिका या एल्यूमिना का थिन लेयर यूज करना है। समझ में आया। Yes, ma'am. जी मैम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात करते हैं तो फिर वही आपको एक ग्लास प्लेट लेना है, उसके ऊपर एक जेल का लेयर बनाना है। जेल का लेयर, जेल हो सकता है अगर अगर जेल हो, एग्रोज जेल हो, पॉलीएक्रिलामाइड का जेल हो, स्टार्च का जेल हो सकता है। फिर उसमें आपको सैंपल को प्लेस करना है और सैंपल आपका चार्ज के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो धीरे फ्लो करेंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो तेजी से आगे निकलेंगे, तो आप आसानी से इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स आपको यूज करना है। तो सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा, जेल होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो चार्ज पार्टिकल्स जो है उनके चार्ज और साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे। जो जेल का मैट्रिक्स है, जो जेल का मैट्रिक्स है उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स के थ्रू आपका मॉलिक्यूल पास होगा। तो जो मॉलिक्यूल छोटा होगा वो आसानी से पोर के थ्रू पास होगा, तो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगा। जो पार्टिकल का साइज इन पोर्स से बड़ा होगा या इन पोर्स के बराबर होगा वो धीरे धीरे पास होगा। तो वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है। हो सकता है डेंसर पार्टिकल आपको यहाँ मिले, लाइटर पार्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिले। नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार फिर से लास्ट में समझेंगे, पहले आप ओवरऑल टेक्निक को देख लीजिए। तो ये जो जेल है वो एक छलनी के समान, सीव के समान काम करता है। जैसे चाय की छन्नी होती है तो चाय और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, चाय पत्ती के छोटे छोटे दाने वो छन जाते हैं और बड़े दाने रह जाते हैं। उसी प्रकार ये जेल जो है वो एक पोरस मैट्रिक्स होता है जिसमें से छोटे पार्टिकल्स आपको जल्दी और आसानी से सेपरेट मिलेंगे और बड़े पार्टिकल्स लेट सेपरेट होंगे। आप बफर का पीएच एडजस्ट कर सकते हैं। बफर तो पीएच एडजस्ट करने के लिए ही यूज होता है। स्मॉलर पार्टिकल्स आसानी से मूव करते हैं जेल के थ्रू लार्जर पार्टिकल्स की तुलना में। तो यहाँ पर अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का किसी ने यूज किया होगा तो ये इजीली समझ में आएगा। ये एक टैंक है जिसमें बफर आपको भरना है। ये टैंक में आपको क्या डालना है, जेल टैंक में बफर सोल्यूशन डलेगा, इसी में आपका जेल डलेगा। ये पावर सप्लाई है, करंट फैलाने के करंट पहुंचाने के लिए एक कास्टिंग ट्रे है। इस ट्रे में आपको जेल का एक लेयर बनाना है। आगे और आसानी से समझ में आएगा, देखेंगे हम लोग। ये कॉम्ब है, कॉम्ब इसका यूज किया जाता है जेल में वेल्स बनाने के लिए। वेल का यूज किया जाता है सैंपल फ्लो करने के लिए। चलो आगे बढ़ के देख ही लेते हैं, तो समझ में नहीं आएगा।
पहले टेक्निक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एगरोस जेल बनाना है, तो आपको क्या लेना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें एगरोस डालना है वेटेड अमाउंट में, कितना 1% बनाना है 10% बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एगरोस का वेइंग कर लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, और फिर उसमें बफर सोल्यूशन, आप जो भी बफर यूज कर रहे हैं, अगर डीएनए के लिए सेपरेशन कर रहे हैं तो टीबीई या टीएई, ट्रिस एसिटेट ईडीटीए बफर या ट्रिस बोरेट ईडीटीए बफर का यूज होगा। डीएनए के लिए जो स्पेसिफिक बफर यूज होता है उसी में, मान लीजिए आप डीएनए का ही एनालिसिस कर रहे हैं तो वो डीएनए वाले बफर आपको यूज करने हैं, जैसे टीबी टीई, उस बफर को ऐड कर देना है एग्रोस के साथ, ठीक। लेकिन वो घुलेगा तो नहीं, तो आपको क्या करना है, हीटिंग करना है। तो जब हीट करेंगे आप, तो आप देख सकते क्लियर सोल्यूशन मिलेगा आपको एग्रोस का बफर में। समझ में आया? पहले एक एग्रोस का अमाउंट वे कर लेना है, जैसे 1% एग्रोस का सोल्यूशन बना रहे हो तो 1 ग्राम एग्रोस को 100 ml बफर के साथ आपको डिजोल्व करना है। तो डिजोल्व नहीं होगा डायरेक्टली, व्हाइट कलर का दिखेगा, तो आपको हीट करना है, हीट करने तो डिजोल्व हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। तो ये क्लियर सोल्यूशन मिल गया एग्रोस का। ये है आपका जेल कास्टिंग ट्रे और ये है कॉम्ब। तो आपको करना क्या है कि जेल कास्टिंग ट्रे जो है उसके चारों तरफ आपको सेलो टेप, ये इधर तो आपको एक वॉल दिख रही है, इधर भी वॉल दिख रही है, लेकिन इधर खाली है, इधर वॉल नहीं है, तो इधर भी वॉल नहीं है, तो इधर और इधर आपको सेलो टेप लगाना है, ताकि आप लिक्विड डालेंगे, मान लीजिए आप ऐसे कंटेनर में लिक्विड डाल रहे हैं जिसमें 2 वॉल्स हैं, ये और ये वॉल है, और इधर इस साइड और इस साइड वॉल नहीं है, तो क्या होगा, आपका लिक्विड फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेलो टेप से एक आर्टिफिशियल वॉल बनाना है और इधर भी सेलो टेप से आर्टिफिशियल वॉल बनाना है। अब वो क्यों ऐसा होगा, देखो, आर्टिफिशियल वॉल इसलिए ताकि सेलो टेप को आप बाद में रिमूव करें तो जेल के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे यही वॉल होगा तो आपका करंट कहाँ से पास होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? यस मैम। मैम उसमें पहले से भी तो रहता है क्या? हाँ, तो ये 2 वॉल तो है, ये 2 वॉल ऑलरेडी है, लेकिन इधर एक वॉल नहीं है, इधर एक वॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ही से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वॉल होने से करंट पास नहीं होगा। यहाँ सेलो टेप चिपका दिया और उसके बाद क्या किया आपने, कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कैसा है, कॉम्ब आपका देखने में इस प्रकार का रहेगा, 2 दांत है, ये बेसिकली दांत है। जेल में क्या करने के लिए यूज होगा, जेल में इस प्रकार से वो वेल क्रिएट करेगा। अब ये वेल का यूज क्या होगा, यहाँ पे आपको सैंपल भरना है। समझ में आया? यस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो जेल ट्रे आपका प्रिपेयर हो गया, आपने इसमें कॉम डाल दिया। कॉम डालना इंपॉर्टेंट है, बाद में कॉम डालोगे तो उसमें सैंपल डालने के लिए स्पेस नहीं बन पाएगा, हालांकि वेल पंक्चर भी आते हैं, उससे भी बनता है। तो जब आपने ये कर दिया, देखो यहाँ पे टेप लगा हुआ है इस साइड में और इस साइड में टेप लगा हुआ है, कॉम लगा दिया है सैंपल के लिए, ठीक। अब इसमें क्या डाल रहा है आपका एग्रोस जेल, जो आपने गर्म किया था सोल्यूशन फॉर्म में है। अगर वो ठंडा होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जेल हो जाएगा, इसलिए उसको गर्मा गर्म ही इसमें डाल देना है कास्टिंग ट्रे में, जो कि सील कर दिया आपने चारों तरफ से। उसमें गरम गरम एग्रोस जेल को डाल देना है सोल्यूशन को, फिर वो सॉलिडिफाई होगा, टेम्परेचर जब कम होगा तो देखिए सॉलिड लेयर उसका बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने टेप चिपकाया है और इधर जो टेप चिपकाया है उसको रिमूव कर सकते हैं सॉलिडिफाई होने के बाद। मैम उसमें पूरा में डालना होगा ना? हाँ, पूरे में डालना है आपको। जब डालेंगे तो आपको ध्यान देना है कि जो लिक्विड है, खैर आपका तो लिक्विड है, जब आप ट्रे को एक प्लेन सरफेस पे रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, तो आराम से पूरी तरह फैल जाएगा वो। तो बराबर सब तरफ फैलना चाहिए, कहीं ज्यादा जेल हो गया कहीं कम हो गया तो आप उसको हिला देंगे हाथ से तो प्रॉपर सेटल हो जाएगा और एक लेयर बन चुका है, ठीक है। मैम जैसे बड़ा वाला जो ट्रे रहता है उसमें खांचे बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें गैप करके भी डाल सकते हैं क्या? तो जरूरी नहीं है कि हर खांचे में आप एक कॉम डालें, अगर आप चाहे तो सिर्फ एक कॉम से भी काम कर सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा जेल मिलेगा आपके सैंपल को रन करने के लिए। यस मैम। अब देखो, ये था आपका
इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, जिसमें क्या डला हुआ है, बफर ये सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है जिसमें आपका बफर सोल्यूशन डला हुआ है। इसमें इसने जेल वाला ट्रे भी डाल दिया है और जेल वाले ट्रे में जो खांचे डाले हुए थे उनसे इस प्रकार के वेल का निर्माण होगा। रेक्टेंगल शेप अलग सा बन गया है मुझसे, रेक्टेंगुलर वेल बनेंगे। जरूरी नहीं है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबके लिए कॉम्ब आता है। 6 के लिए अलग आता है, 12 के लिए अलग आता है। उस प्रकार से आपको कॉम्ब के हिसाब से यहाँ पे आपको जेल में वेल्स बने मिलेंगे। वेल्स का मतलब क्या है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपको अपना सैंपल डाल देना है। ये देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, उसमें आपने डाला है बफर सोल्यूशन। ये आपका जो आपने जो ट्रे लिया था उसमें जो वेल्स बने हैं वो वेल्स को दिखा रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारे कॉम्ब इस्तेमाल कर दिए थे ना, तो एक लाइन वेल का यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था। तो आपके सवाल का जवाब जो है कि जरूरी नहीं है कि इतने सारे आपको वेल बनाने ही हैं, आप सिर्फ एक कॉम्ब डालिए, पूरा का पूरा ये जो एरिया है आपके सैंपल को रन करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे वेल है, यहाँ पे वेल है, यहाँ पे वेल है, और इसके अंदर आपको माइक्रोपिपेट के थ्रू अपना सैंपल डाल देना है। और इसको आपको कनेक्ट कर देना है इलेक्ट्रिसिटी से वायर के थ्रू। तो करंट फ्लो होगा, एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो डीएनए या जो भी आपका सैंपल है अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब आपने उसको एक फिक्स वोल्टेज पे फिक्स टाइम पे रन करा लिया, तो अपना जो जेल ट्रे है उसे बाहर निकालिए और यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखिए। यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखने के बाद आपका जो जेल है वो इस प्रकार से शाइन करेगा और इसमें आपको डीएनए के बैंड्स या आपका जो सैंपल होगा उसके बैंड्स आपको दिखाई देंगे। तो एक एग्जांपल है, ये था आपका जेल, ये जेल का फोटोग्राफ है, जेल नहीं है, ठीक है। ये आपका जेल था, इसमें ये आपके वेल्स थे जो नंबरिंग कर दिया गया, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको डाल दिया गया था डीएनए का लैडर। डीएनए लैडर का मतलब क्या है कि अलग अलग साइज के डीएनए एक साथ, तो जब आप अलग अलग साइज के डीएनए एक साथ रन कराते हैं तो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। देखिए सेपरेट हुए हैं। फिर आपने इन वेल्स में अपना अपना सैंपल डाल दिया, सैंपल के डीएनए आपको देखने को मिलेंगे। इधर भी इसने डीएनए लेडर रन किया, इधर भी रन किया। तो जब आपका सैंपल रन होगा तो देखिए 1, 4, 6 और 7, यानी ये 1, ये 4, ये 6 और ये 7, इन सभी में आपको दिख रहा होगा डीएनए के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये वोल्बैकिया डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया है। तो ये फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ में वेल में डीएनए पाया गया था, डीएनए मौजूद था, इसलिए आपको बैंड दिख रहा है। जबकि सेकेंड, थर्ड में डीएनए का सैंपल नहीं रन हुआ है, डीएनए नहीं था, इसलिए वहां पे आपको बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। ये जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहलाता है क्योंकि देखिए आपका सैंपल एक जोन के फॉर्म में मिला है। आप, ये तो खैर फोटोग्राफ है, तो जो एक्चुअल जो जेल है जिसमें आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है उसमें इस पोर्शन को आप कट करके अगर निकाल ले तो आप इसमें से डीएनए सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और मान लीजिए चलो यहाँ पे तो एक ही डीएनए है, सैंपल में भी वही डला था, मान लीजिए यहाँ पे 2 से अधिक बैंड देखने को मिलता है, तो इस साइज का डीएनए आप अलग से कट करके निकाल सकते हैं, इस साइज को अलग से निकाल सकते हैं और इस साइज को अलग से निकाल सकते हैं। तो ये जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है क्योंकि आपको जो डीएनए का सैंपल है वो जोन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये चीज समझ में आया जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहलाता है। मेरे ख्याल से प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा थ्योरी यस पार्ट मैम। में चले जाते हैं कि बेसिकली क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, प्रॉपर्टी ऑफ जेल। जेल का क्या यूज होता है, आसानी से उसको ट्रे में डाला जा सकता है, कॉलम में डाला जा सकता है, उसमें वेल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और पोस्ट सेपरेशन मैनिपुलेशन, जैसे ही आपको डीएनए सेपरेट हो गया तो आप, मैंने कहा था आपको, मैंने क्या कहा था, हेलो सुनाई दे रहा है, यस मैम। हेलो, मैम। हाँ, तो मैंने क्या कहा Yes, था, ma'am. जोन के डीएनए के जोन वाले पोर्शन को कट करके आप सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको पोस्ट सेपरेशन मैनिपुलेशंस भी किए जा सकते हैं। पोर साइज को
जैसे आप अगर 1% एग्रोस जेल बना रहे हैं तो उसमें पोर साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 2%। तो आप पोर साइज को भी रेगुलेट कर सकते हैं। पोर साइज अगर आप छोटा कर देंगे तो आपका डीएनए का सेपरेशन साइज के अकॉर्डिंग आसानी से होगा, बेहतर सेपरेशन होगा। तो जेल मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं, क्रॉस लिंक्ड और नॉन क्रॉस लिंक्ड। उसी के आधार पर हम देखेंगे। तो जो मेनली जो क्रॉस लिंक्ड वाले जेल होते हैं वो अग्रोज और एसिलामाइड होता है। एग्रोज जेल का हम देखते हैं, एग्रोज जेल की क्या प्रॉपर्टी होती है। रिवर्सिबल मैट्रिक्स है और क्रॉस लिंक्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इसका अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर गूगल में जाके देखेंगे तो एग्रोज जेल में जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। मास और चार्ज के बेस पे सेपरेशन में तो खैर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखने को ही मिलता है। इनमें पोर का साइज बड़ा होता है और लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इनका यूज होता है। मेन चीज क्या है यहाँ पे नोट करने का, ये रिवर्सिबल क्रॉस लिंक मैट्रिक्स है और ये लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है, लार्ज पोर साइज। ठीक है, ये 200 बीपी से 20 किलो बीपी तक के डीएनए के सैंपल्स को सेपरेट या रिजॉल्व कर सकते हैं। लार्ज प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें जो मेन हाईलाइट किया था, रिवर्सिबल मैट्रिक्स, लार्ज साइज, लार्ज डीएनए और ये साइज। अगर इनके जस्ट उल्टा आपको कुछ करना है तो ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज होगा, जो कि एक परमानेंट, वो एग्रोस कैसा था, रिवर्सिबल मैट्रिक्स था, तो पॉलीएक्रिलामाइड परमानेंट मैट्रिक्स है। इसमें उसमें एग्रोज में हाइड्रोजन ब्रिजेस थे, हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रिजेस थे, यहाँ पे मिथिलिन के ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के जो ब्रिजेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता भी है टूटता भी है, इसलिए वो जो ब्रिज थे वो कैसे थे, टेम्पररी थे। और यहाँ पे मिथिलिन यानी कि CH2 इस प्रकार के ब्रिजेस देखने को मिलेंगे आपके जो केमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो कंपाउंड है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू है, इसलिए परमानेंट मैट्रिक्स होगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री है, समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। और ये हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पोर साइज है वो छोटा होता है, तो स्मॉलर डीएनए के सैंपल सेपरेट किए जाते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन कैसा होगा, हाई रेजोल्यूशन देता है। पोर साइज इसमें छोटा होता है, एग्रोज में पोर साइज बड़ा था, यहाँ पे पोर साइज छोटा होता है। तो छोटे न्यूक्लियोटाइड, छोटे प्रोटीन, छोटे डीएनए मॉलिक्यूल पे इसका यूज किया जाता है। समझ में आया। लेस देन 200 बीपी एग्रोस किसके लिए था, 200 बीपी से 20 किलो बीपी तक। और ये लेस देन 200 बीपी का अगर साइज है बेस पेयर तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज होगा। समझ में आया। यस मैम। जी मैम। खैर जी ये मैम। वाला तो हम लोगों ने देख लिया था। पहले एग्रोस का सोल्यूशन बनाना है बफर में, फिर उसको हीट करना है, क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, फिर उसको जेल कास्टिंग ट्रे में टेप के थ्रू और कॉम लगा के पोर कर देना है। ठीक है, पोर करेंगे तो कुछ समय के बाद जब वो ठंडा होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर टेप्स को रिमूव कर लेना है, कॉम को रिमूव कर लेना है। फिर जेल कास्टिंग ट्रे को हमको किस में डालना है, बफर सोल्यूशन में डालना है, करंट फ्लो कराना है एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स वोल्टेज के लिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो डीएनए के पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, फिर उसको यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में डालकर देखेंगे तो आपको डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। उन बैंड्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टाइप है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे यूज होगा क्योंकि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंस क्या है, थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं देते, बहुत लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए इसका यूज होगा। मेन पॉइंट, पल्स्ड फील्ड का मतलब क्या है, समय के साथ साथ पीरियोडिकली, समय के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बदलना है हमें। जीनोटाइपिंग में यूज होता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पहला पल्स का डायरेक्शन ये है तो पहला सेपरेशन इस डायरेक्शन में होगा। फिर थोड़े समय के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इस डायरेक्शन से होगा तो फिर सेपरेशन इस डायरेक्शन में होने लगेगा। फिर कुछ समय के बाद आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को इस डायरेक्शन में करेंगे तो सेपरेशन इस डायरेक्शन में होगा। यानी पहले हमने क्या देखा था, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था, अब क्या है, पहले हमको इस डायरेक्शन में फ्लो करना है, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करना है, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने के कारण इसे पल्स्ड फील्ड
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। समझ में आया? जी मैम। तो ये लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए यूज होता है। अब आता है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखने को मिलता है, इसमें सपोर्टिंग मीडिया जेल या पेपर या थिन लेयर के समान कोई सपोर्टिंग मीडिया देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है डायरेक्टली एक सोल्यूशन में किया जाएगा। सैंपल को बफर में आपको डिसॉल्व कर देना, सैंपल इसमें डिसॉल्व हो गया बफर में, और इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होगा, करंट फ्लो होगा, चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा। डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखिए, ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी सैंपल है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये जो है आपके तो ये जो है आपके सैंपल्स हैं, ठीक है, सोल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। जब इनके बीच में करंट फ्लो होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। ये सोल्यूशन में है। अब सोल्यूशन में कोई जोन नहीं है, इसका क्लियर कट कोई जोन नहीं है। ये पहला कंपाउंड था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनका कोई सैंपल का फिक्स जोन नहीं है, क्योंकि ये सोल्यूशन है तो ये मूव करते रहेंगे ऊपर नीचे। तो इन्हें क्या कहते हैं, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब समझ में आया दोनों के बीच के डिफरेंस, जेल जोनल और मूविंग बाउंड्री के बीच में? अंतर समझ में आया? देखो भाई, ये बेसिकली सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कोई बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसे मूविंग बाउंड्री मेथड कहा जाता है। तो अब थ्योरी में देखते हैं, सैंपल को बफर में मिक्स किया, चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, यू शेप का आपको यूज करना है ट्यूब, उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर देना है दोनों साइड्स में। फिर यूट्यूब में जब आप पावर सप्लाई करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको सैंपल्स जो हैं वो मिलेंगे सेपरेटेड। ये दिख रहा है आपको सेपरेटेड सैंपल, ये पॉजिटिवली चार्ज सैंपल्स जो है कैथोड की ओर, नेगेटिवली चार्ज जो सैंपल है वो एनोड की ओर। तो इस मेथड में कुछ डिसएडवांटेज है बेसिकली। तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज यही है कि कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो वही है, रेजोल्यूशन इस टेक्निक का कम है, क्यों, क्योंकि सैंपल की मिक्सिंग हो जाती है, लिक्विड है, सैंपल एक दूसरे में मिक्स रहेंगे, कोई अलग से जोन नहीं दिख रहा है ना, इसलिए इसका रेजोल्यूशन कम होगा। इसी कारण से जोन मेथड ज्यादा एप्लीकेबल होता है। इनमें सैंपल्स का ओवरलैपिंग होगा, जैसे ये सैंपल और ये सैंपल, तो मान लो ये सैंपल और ये सैंपल इस प्रकार से ओवरलैपिंग में देखने को मिलेंगे, कोई क्लियर कट जोन नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सेपरेशन, अगर आप कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल का सेपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। इसके अंतर्गत टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप देखिए, ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड, ये सोर्स रिजर्वायर है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन रिजर्वायर है। सोर्स रिजर्वायर मतलब प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा और डेस्टिनेशन में जाके खत्म होगा। ये है आपका कैपिलरी ट्यूब। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू। यहाँ पे कनेक्टेड है एक डिटेक्टर। तो सोर्स रिजर्वायर में जब आप सैंपल को ऐड करेंगे तो सैंपल जो है कैपिलरी ट्यूब से सोर्स से टारगेट या डेस्टिनेशन रिजर्वायर में जाएगा और डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगा। इसे क्या कहेंगे, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ यू ट्यूब ना यूज होकर के क्या यूज हो रहा है, कैपिलरी ट्यूब यूज हो रहा है। इसमें भी साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। स्मॉल ग्लास ट्यूब, जिसको कि कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ सेपरेशन के लिए। इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, चार्ज, विस्कोसिटी, ये साइज, ये तो हम लोगों ने देखा था मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इन सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा। कैपिलरी है, कैपिलरी का आप देखते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होता है कि नहीं, वॉल्यूम कम होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या कैपिलरीज के केस में हाई होता है। तो इसमें हीट का डिसिपेशन, यानी जो हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आप किसी सोल्यूशन के थ्रू तो हीट जनरेट होगा। तो हीट का डिसिपेशन यानी हीट बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है हीट को। तो इसमें आप हाई वोल्टेज 10,000 टू 20,000 वोल्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करोगे ज़्यादा हीट जनरेट होगा। हीट का मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है।
तो इसको हाई परफॉर्मेंस सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो अभी टाइम कम है, टेक्निक्स छोटे छोटे हैं, उनको जल्दी से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइसोटैकोफोरेसिस, it is a technique in analytical chemistry for selective separation and concentration of ionic analytes। जब आपका जो सैंपल है आयनिक होता है तो आइसोटैकोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक है लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट, एक है टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे सेपरेशन किस पे बेस्ड होता है? आयनिक मोबिलिटी पे। ये तो खैर सभी में होता है। टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट है और लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट है। टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट में आपका सैंपल यहाँ पर आपका जो सैंपल है वो पाया जाएगा और लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट की ओर आपके सैंपल मूव करेंगे। पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज सैंपल्स हैं तो टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट से मूव करेंगे किसकी ओर? लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट की ओर। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपका सैंपल है सोल्यूशन फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में है। कुछ समय के बाद क्या देखने को मिलेगा? जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट की ओर मूव कर रहे हैं और बड़े साइज के पार्टिकल्स उसके पीछे छूट जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट यानी यहाँ पर से आपका जो आयन्स है वो मूव करेंगे, लीडिंग मतलब उस ओर जाएंगे। तो जो मिक्सचर है इलेक्ट्रोलाइट का, टर्मिनेटिंग और लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सैंपल को डाला जाता है। फिर सैंपल लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट की ओर साइज के अकॉर्डिंग, आपके चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। समझ में आया? यस मैम। फिर है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये भी एक टेक्निक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर बेस्ड टेक्निक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो आप समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब वो पीएच जिसपे कि कोई ज्विटर आयन यानी जो पॉजिटिवली चार्ज भी हो नेगेटिवली चार्ज भी हो वो कहीं मूव नहीं करता है, यानी ज्विटर आयन जो है न्यूट्रल हो जाता है जिस पीएच पे, वो पीएच क्या कहलाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसको कि इलेक्ट्रो फोकसिंग भी कहते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे, इसीलिए इसका नाम है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो इसमें एक जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टाइप है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत इसे लिखा जाना चाहिए था। अभी हम लोग किसमें देख रहे हैं? मूविंग बाउंड्री में। तो एक मिस्टेक है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ पे जेल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जेल में जब आपने प्रोटीन ए को डाला है, ये देखिए प्रोटीन ए प्रोटीन बी, आप पीएच चेंज करेंगे तो एक फिक्स पीएच पे, जो कि मान लीजिए प्रोटीन ए का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो प्रोटीन ए मूव नहीं करेगा जबकि प्रोटीन बी मूव करेगा। फिर जब आप प्रोटीन बी का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला पीएच यूज करेंगे तो प्रोटीन बी मूव नहीं करेगा, प्रोटीन ए मूव करेगा। तो उससे क्या होगा? आप आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल में इसका सेपरेशन किया जाता है। पीएच चेंज करते जाएंगे तो आपको आपका सैंपल अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है प्रोटीन ए का, तो प्रोटीन ए मूव नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, इस बेस पे सेपरेशन होगा। फिर आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देखिए, इम्यूनो का मतलब क्या? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो आप ये देखिए, ये सैंपल है आपका, इसमें एंटीजेंस पाए जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ये रन करेगा, फैलेगा अपने पोजीशन से, सारे के सारे फैल रहे हैं अपने पोजीशन से। फिर आपको क्या करना है? एंटीबॉडी ऐड कर देना है। तो एंटीबॉडी जो है इनके साथ इंटरैक्ट करेगा इनके साथ, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के आपको यहाँ पे बार्स या क्या बोलेंगे, कलर्ड लाइंस दिखाई देंगे। तो ये इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ये भी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत ही आएगा। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, एग्रोस जेल में किया जाता है, इसलिए जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आएगा। सीरम और यूरिन के एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। ये वाला मेथड समझ में आया क्या?
यस मैम। एंटीजन आपने डाल दिया, रन किया तो एंटीजन अपने पोजीशन से मूव करेगा चार्ज के अकॉर्डिंग, फिर उसको आपको ऊपर से एंटीबॉडी को ऐड कर देना है तो एंटीबॉडी भी मूव करेगा। एंटीजन और एंटीबॉडी का जहां जहां इंटरेक्शन होगा वहां आपको कलर्ड लाइन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशंस देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो चार्ज पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक बेसिस, एसिड, इनऑर्गेनिक आयंस के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनए वगैरह को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोटीन्स के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। बॉडी के फ्लूइड जैसे सीरम, यूरिन, सीएसएफ, बेसिकली इन्हीं चीजों के सेपरेशन में और एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। तो सभी को पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई टेक्निक यदि समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है फिर, थैंक यू चेतना मैम। Thank you so much, ma'am. Anyone wanna ask anything? Is any doubt? I don't think, ma'am, there should be any possibility of any doubt. You explained very well. Thank you so much. थैंक यू Now, मैम। I would like to invite Mr. Prabhat Kumar Best to give vote of thanks. Welcome, Prabhat. आज के इस 5वें टेक्निकल सेशन में मुख्य स्पीकर के रूप में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में आज का यह प्रेजेंटेशन शो किया। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ। यस सर। आज के 5वें टेक्निकल सेशन में आज के स्पीकर डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकारा और बहुत ही कम समय में आज का प्रेजेंटेशन दिया। तो इसलिए मैं मैडम का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना समय दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Thank you, madam. Now our valedictory session will supposed to start after 15 minutes. हमारा वैलिडिक्टरी सेशन समापन समारोह 15 मिनट में शुरू होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब बने रहें। समापन समारोह में हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, वो हैं डॉक्टर अर्चना कुलकर्णी मैडम फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब जुड़े रहें। 15 मिनट में हमारा समापन समारोह चालू होगा। भैया इंग्लिश में बोलूंगी, लेफ्ट मार देंगे तो हो गया।